हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग गुलिस्तान अदब का सबक नंबर 21 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी ये गज़ल है। मतलब इसके बाद की जितनी भी गज़लें हैं वो सब, या जो नज़में हैं वो सारी चीज़ें अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम गज़ल पढ़ने वाले हैं। कौन सी? ये शब ये ख्याल और ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे, है ना। इस गज़ल को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इससे पढ़ने से पहले हम इसके शायर यानी नासिर काज़मी साहब के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपने ये गज़ल को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग लिख के देखेंगे, यानी आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से समराइज़ हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नासिर काज़मी 1925 में पैदा हुए हैं और 1972 में इनकी वफ़ात हो गई है। नासिर काज़मी की पैदाइश अम्बाला में हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद वो लाहौर चले गए, जहाँ तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। ठीक है, कहते हैं कि पैदाइश अम्बाला में हुई थी, लेकिन जैसे ही तक़सीम हिंद हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं 25 के बाद 47 में हमारा देश बट गया था। ठीक है, और ये जिए हैं 72 तक। तो ये जब देश बटा तो ये कहाँ चले गए, आपके लाहौर चले गए और वहीं लास्ट तक रहे। ठीक है, लाहौर की अदबी फ़िज़ा में नासिर काज़मी की शायरी खूब चमकी, यानी वहाँ की अदबी फ़िज़ा थी उसमें नासिर काज़मी की जो शायरी थी उसने खूब परवास चढ़ी। ठीक है, कुछ मुद्दत तक वो औराक़-ए-नू और हुमायूं के मुदीर भी रहे, यानी कि न्यूज़पेपर से जुड़े रहे। दो न्यूज़पेपर, औराक़-ए-नू और हुमायूं। ठीक है, 47 बरस की उम्र में जब उनकी शायरी शबाब पर थी, उनका इंतकाल हो गया। यानी जब उनकी शायरी हम कह सकते हैं पीक पर थी, है ना, बिल्कुल सब लोगों में आम हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसको लोग पसंद करने लगे थे, उसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। उनकी गज़लों के मशहूर मजमूए बरगे ने 1954 और दीवान 1957 में, ठीक है, शाया हुए हैं। ठीक है, तीसरा मजमुआ जिसका क्या नाम है पहली बारिशें, उनके इंतकाल के बाद 1975 में शाया हुआ। ठीक है, उनकी नज़मों का मजमुआ निशात ख्वाब जो है वो है, उसका नाम बताया गया। कब शाया हुआ ये नहीं बताया है, ये बताया कि उसका नाम क्या है, निशात ख्वाब। ठीक है, तनक़ीदी मज़ामीन और मुख्तसर नसरी तहरीरें खुश्क चश्मे के किनारे, ठीक है, के नाम से यकजा कर दी गई हैं। यानी जो उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे थे या फिर कुछ छोटी छोटी नसरी तहरीरें की थी, जैसे कोई खुतबा हो गया या कोई भी तहरीर, कोई मज़मून तो मज़ामीन तो खैर अलग ही हो गए, कोई इंशाया, कोई खाका, कुछ इस तरह से जो भी नसरी तहरीरें उन्होंने लिखी, कोई कॉलम वगैरह लिखे, तो वो सब एक जगह यकजा कर दिए गए। खुश्क चश्मे के किनारे के नाम से उसको यकजा करके अलग कर दिया गया है। ठीक है, एक किताब बना दी गई है। नासिर काज़मी ने एक कथा कहानी सुर की छाया भी लिखी है। ठीक है, नासिर काज़मी की डायरी भी मुरत्तब करके शाया की जा चुकी है, यानी उन्होंने जो उनको डायरी लिखने की आदत होगी या डायरी वगैरह, वो भी उनकी शाया की गई है। ठीक है, आगे लिखते हैं। नासिर काज़मी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं, यानी वो जदीद गज़ल के शायर थे। मीर तक़ी मीर की गज़ल से वो बराह रास्त भी मुतासिर हुए और उन्होंने ये असर फ़िराक़ गोरखपुरी के वास्ते से भी कबूल किया। ठीक है, यानी मीर तक़ी मीर से वो ख़ुद भी बहुत मुतासिर थे, और क्योंकि वो फ़िराक़ गोरखपुरी से मुतासिर थे, तो फ़िराक़ गोरखपुरी जो था वो मीर से मुतासिर थे। यानी कुछ मीर का असर उन्होंने डायरेक्टली लिया और कुछ इनडायरेक्टली लिया। राइट, यानी कुछ तो मीर से डायरेक्ट उनमें आ गया, और कुछ क्या हुआ, मीर से फ़िराक़ में आया और फ़िराक़ से उनमें आ गया। ठीक है, आगे लिखते हैं। उनकी गज़ल अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़ है। ठीक है, ये उनकी गज़ल की हम कह सकते हैं खूबी आपको बताई गई है। ठीक है, उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरोबीनी को 20वीं सदी के याज़ अंगेज़ी माहौल के साथ पेश किया। ठीक है, उन्होंने अपने गज़ल के जो मौजू थे, अब 20वीं सदी में क्या था, याज़ अंगेज़ी थी, नाउम्मीदी, है ना, हर तरफ कत्ल गारत, ये सारी चीज़ें थी, लोग मायूस थे, उसमें उन्होंने अपनी गज़लों को पेश किया। तो उम्मीद करती हूँ नासिर काज़मी के बारे में शॉर्ट नोट में आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपकी बुक से ही लिया गया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। गज़ल, ये गज़ल आपके नासिर काज़मी की है। क्या नाम है इसका? ये शब, ये ख्याल और ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुँह अंधेरे।
आपको पता है जब हम गज़ल की बात करते हैं तो गज़ल में ये क्या होता है, पहला मिसरा ये दूसरा मिसरा है ना, और दो मिसरे मिलके क्या बनता है, एक शेर बनता है। और गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। ठीक है, गज़ल में हर जगह रदीफ़ हो, काफ़िया हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई मर्तबा गज़ल में रदीफ़ नहीं होता है, सिर्फ़ काफ़िया होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये गज़ल जो है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ काफ़िए का ही इस्तेमाल किया गया है। देखिए, तेरे, अंधेरे, मेरे, सवेरे, बसेरे, तो ये सब क्या, ये सब काफ़िए हैं आपके। ठीक है, तो इस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए ये आपकी गुलिस्तान अदब से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला शेर जो दिया गया है, क्या लिखते हैं, ये शब यानी ये रात, ये ख्याल और ख्वाब तेरे, यानी रात होते ही क्या हो गया है, हमें अपने महबूब के ख्वाब और उसके ख्याल आने लगे हैं कि वो ऐसा था, होता तो ऐसे करता, है ना। अब कहते हैं और ये सब सोचते सोचते क्या हो गया है, महबूब जो आशिक है उसकी आंख लग गई है। ठीक है, तो कहते हैं क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि भाई वो कहते हैं जैसे सुबह उठे हम, जब मेरी आँख खुली तो भी सबसे पहला ख्याल तेरा ही आया, है ना। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अंधेरे में फूल खिलते हैं, है ना, जब सुबह सुबह होता है फजर से पहले ही आपके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से सुबह सुबह फूल खिलते हैं, यानी सबसे पहला जो अमल होता है वो क्या होता है, फूलों का खिलना। तो इसी तरह से कहते हैं अगर मेरी आँख खुलती है तो मेरे नज़दीक जो सबसे पहला अमल होता है वो होता है तेरी याद का आना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों लोग अलग हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। यहाँ पे आशिक जो है वो अपने महबूब के बारे में सोच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्या है कि फूल खिलने से महबूब के याद आने को क्या करा गया है, मिसाल दी गई है, उसके बराबर बताया गया। जैसे फूल सुबह सवेरे खिलता है, ऐसे ही हमें तुम्हारी याद भी सुबह सवेरे एकदम ही से आ जाती है, यानी सबसे पहले हमें तुम्हारी याद आती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शेर पे आते हैं। शोले में है एक रंग तेरा, बाकी है तमाम रंग मेरा। तो देखिए इस शेर को, अच्छा एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, गज़ल के जो अशार होते हैं उनकी तशरीह हम कई मानों में कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का वो शायर है, जिस तरह का वहाँ पे पैटर्न है, हम उस हिसाब से भी तशरीह उसकी कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें शोले में है एक रंग तेरा, यानी शोले में सिर्फ एक रंग किसका है, तेरा है, बाकी तमाम रंग तो मेरा है। लेकिन अगर देखिए हम इसे अल्लाह पाक पे भी ले सकते हैं और महबूब पे भी ले सकते हैं। पहले हम अल्लाह अल्लाह पाक पे लेते हैं कि अल्लाह पाक पे हम कैसे ले सकते हैं, तो कहते हैं हमारे जिस्म का जितना भी हिस्सा है वो सब क्या है, वो सब मेरा हिस्सा है ना। सारा जो हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म की बनत है, आँख नाक कान मुंह, सब कुछ क्या है, वो हमारा है ना। लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ जो है वो क्या है, अल्लाह पाक की है ना। तो वो क्या चीज़ है, वो सिर्फ अल्लाह पाक का क्या है, नूर है, यानी हमारी रूह है ना। अगर रूह हमारे अंदर है तो क्या है, हम जिंदा हैं। अगर रूह निकल गई तो हम क्या है, मिट्टी का ढेर है। ठीक है, तो एक मतलब तो ये हो सकता है कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान के जिस्म में जो अल्लाह जो रूह है ना, वो अल्लाह का नूर है। ठीक है, अब जब तक वो है तब तक हम जिंदा हैं। और जैसे ही सिर्फ यानी एक रंग अल्लाह का है, अल्लाह का सिर्फ एक रंग है, वो क्या है, रूह। ठीक है, और अल्लाह जैसे ही वो हमारी रूह ले लेता है तो बाकी जो हमारे रंग हैं वो किसी काम के नहीं बचते, है ना। वो हैं तो हमारे रंग, लेकिन वो किसी काम के नहीं बचते। ठीक, अगर हम बात करते हैं महबूब पे, तो महबूब पे ऐसे लिया जा सकता है कि भाई जो क्या नाम है, शायर है, वो ये कहता है कि पूरा जिस्म हर चीज़ मेरी है ना। लेकिन इस चेहरे पे जो चमक आएगी वो सिर्फ तेरे आने से है, यानी जो मेरे चेहरे पे नूर है, जो मेरे चेहरे पे खुशी है, वो सिर्फ किसकी है, तेरे आने से है ना। अगर तू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तू हटेगा तो क्या हो जाएगा, सब तरफ सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं, आँखों में छिपाए फिर रहा हूँ यादों के बुझे हुए सवेरे। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यानी अब क्या हो गया है, महबूब में और आशिक में दोनों में लड़ाई हो गई है, दोनों अलहदा हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, या हो सकता है बातचीत बंद हो गई है, या जो भी रहा हो मसला, लेकिन बहरहाल वो अब बीते हुए दिनों को याद कर रहे हैं, जो दिन गुजर गए हैं उनको याद कर रहा है कि भाई अब मैंने अपनी आँखों में क्या है, छुपाए फिर रहा हूँ क्या, जो बुझे हुए दिए हैं ना उनके सवेरे, है ना। यानी जो बातें, जो दिन, जो वक्त हमने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है, गुजारा है ना, उसके साथ जो अच्छी या बुरी यादें हमने बनाई हैं, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी आँखों में छुपाए हुए फिर रहा हूँ, है ना। उन्हीं के सहारे क्या कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। ठीक है,
आगे आ जाइए, देख लिखते हैं, देते हैं सुराग़ फ़स्ल गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे, है ना। तो कहते हैं कि भाई जो शाख है ना, शाखों, कई मर्तबा बेटा क्या होता है, दूसरा वाला मिसरा पहले पढ़िए और पहला मिसरा बाद में पढ़िए तो आपको मतलब क्लियर हो जाता है। कहते हैं कि जो शाखों पे जले हुए बसेरे हैं, यानी पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या है, शाख है ना, और शाख के ऊपर ना जले हुए घोंसले हैं। ठीक है, तो जले हुए घोंसले किस चीज़ का पता दे रहे हैं, जले हुए घोंसले इस चीज़ का पता दे रहे हैं कि यहाँ पे कभी फसलें गुल आई थी, है ना। यानी यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी अच्छा माहौल था। ठीक है, अच्छा माहौल था, इसलिए यहाँ पे क्या था, बसेरा था चिड़ियों का। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बसेरा जल चुका है, यानी वो बाहर का जो मौसम है वो जा चुका है। ठीक है, ये तो एक सामने का मीनिंग हो गया जो शेर से वाज़ेह हो रहा है। लेकिन असल मीनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मैं इस तरह से गमगीन फिर रहा हूँ, जो मेरे कपड़े फटे हुए हैं, जो मेरे ऊपर दीवानगी की हालत तारी है, मेरी इन हालत को देखकर लोग ये समझते हैं कि शायद कभी मैं भी अच्छा था, है ना। यानी मैं, मेरे ऊपर भी क्या थी, फसलें गुल थी, है ना। यानी मैं खुश था, है ना, मेरे साथ मेरा महबूब हुआ करता था। लेकिन अब मेरा जो हाल है उसे देख के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जाहिर सी बात है कि भाई लगता है इसका महबूब या तो इसे छोड़ के चला गया है, या इनमें लड़ाई झगड़ा हो गया है, जो भी मसला रहा है, बहरहाल अब दोनों क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसेंटली हालत होती है किसी चीज़ की, वो उसके फ्लैशबैक का भी पता देती है, उसके पास्ट का भी पता देती है कि वो खुद क्या रहा है ना। यानी जो मेरी जो हालत है, खस्ता हो रखी है ना, जो मैं इस तरह से पागल बना फिर रहा हूँ, वो पागलपन इस चीज़ को बताता है कि मैं भी किसी ज़माने में सही हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, मंजिल ना मिली तो काफिलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, भाई पहले ज़माने में काफ़िले चला करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बड़ा लंबा लंबा सफ़र हुआ करता था काफ़िलों का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हमारी ज़िंदगी के हम कह सकते हैं एक पहलू को दिखाने की कोशिश की है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े एम्स को टारगेट करते हैं कि भाई मेरा ये एम है, मेरा ये एम है ना। लेकिन कभी किसी वजह से हम अपनी कोताहियों से या कोई और वजह से हम अगर उस एम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो हमारे नज़दीक का रास्ता होता है, जो हमें सबसे नज़दीक मंजिल दिख रही होती है, फिर हम उसी पे ही जाके बैठ जाते हैं, है ना। मान लीजिए मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, किसी वजह से मैं नहीं बन पाई अगर डॉक्टर, तो अब ये तो नहीं है ना कि मैं ज़िंदगी से हार जाऊंगी। तो मैंने कहा भाई अगर डॉक्टर नहीं बन सकते कोई बात नहीं, टीचर भी कोई बुरा प्रोफेशन थोड़ी ना, टीचर बन जाओ, है ना। लेकिन मेरे ऊपर ये मतलब रियल में मत लीजिएगा, मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि भाई डॉक्टर हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि कोई आसान है। ठीक है, इस चीज़ को मत सोचिएगा कि मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे लोग सोचते हैं कि शायद डॉक्टर का पेशा मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, चलो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हम क्या कर सकते हैं, टीचर बन जाते हैं, ये आसान है ना। जबकि रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है, टीचर उससे ज़्यादा मुश्किल है। आ रही है बस समझ में? खैर, तो समझ में आ रही है कि यानी यहाँ पे कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करो, लेकिन अगर मंजिल नहीं मिलती है ना, तो हिम्मत नहीं हारना है ना। तो फिर आपको क्या करना है, प्लान बी अप्लाई करना है और रास्ते में ही बैठ जाना है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जंगल में हुई है शाम हमको, बस्ती से चले थे मुँह अंधेरे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब हम बस्ती से हम मुँह अंधेरे चले थे, यानी हम सुबह सुबह फजर से भी पहले निकल गए थे, और अब हम कहाँ हैं, जंगल में ही भटक रहे हैं, और क्या होने वाली है, शाम होने वाली है ना। ये हमारी ज़िंदगी पे कहा गया है कि हमारी ज़िंदगी इतनी हम कह सकते हैं लंबी होती है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भाई हम, अल्लाह पाक हमें पूरा टाइम देता है। भाई एक इंसान है, उसको भी 60 साल की उम्र है, दूसरा इंसान है वो भी 60 साल की उम्र जीता है ना। ये भी 60 पे मर गए, ये भी 60 पे मर गए, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए और ये सब कुछ कर गए। तो कैसे किया इन्होंने? तो अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, अपने लगन से,
है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि हम बस्ती से अंधेरे में चले थे, यानी फजर से पहले चले थे, और अभी क्या है, जंगल में चलते चलते हमारी ज़िंदगी की क्या हो गई है, शाम हो गई। यानी हम तमाम उलझनों में फंस के रह जाते हैं और कई मर्तबा अपने असली मकसद से भटक जाते हैं। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मतलब जो हमारी मंजिल थी वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये नाउम्मीदी को भी बता रहा है कि भाई ये क्या है, नाकामी और नाउम्मीदी को भी दिखा रहा है कि भाई हम चले थे, सुबह से निकले हुए हैं, है ना, बहुत मेहनत करी है, बहुत मशक्क़त की है, लेकिन फिर भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, रूदाद सफ़र ना छेड़ नासिर, फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। यानी जो मेरी ज़िंदगी की रूदाद है, रूदाद होता है जो हमारे ऊपर गुजरी है ना। रूदाद सफ़र यानी ज़िंदगी के सफ़र में जो मेरे ऊपर गुजरी है उसको तो मत छेड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसे छेड़ दिया ना तो फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। यानी उसके बाद अश्क मतलब क्या होता है, आंसू। यानी मैंने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, इतनी परेशानियों को फेस किया है, इतनी मुश्किलों का सामना किया है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी की रुदात पूछोगे ना तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगूंगा, है ना। अब देखिए हम इसको इसलिए भी कह सकते हैं कि भाई उन्होंने 47 का गदर भी देखा होगा कि किस तरह से तक़सीम हिंद हुआ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल होती हैं। अशार को हम हर कॉन्सेप्ट में घुमा सकते हैं, ठीक है, बशर्त ये है कि हाँ वो मतलब फिट होना चाहिए। अब ये नहीं है पूछा आम गया आप इमली लिख के आ जाओ और क्या मैम आम और इमली पेड़ से ही तोड़ते इसलिए हम दोनों ही लिखाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि भाई तशरीह करना, अशार को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, कोई काम मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। और देखिए इसमें इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है ना, नासिर, तो इसका मतलब ये किसका शेर हुआ, ये मक्ते का शेर हुआ। ठीक है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम कौन सा शेर कहते हैं, मक्ते का शेर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब अगर हम मश्क की बात करते हैं तो पहले लफ्ज़ मायने में देखिए, सुराख लिखा है, सुराख मतलब पता या खोज, फसले गुल का मतलब होता है मौसम बहार, ठीक है, और डेरा मतलब होता है ठिकाना या रुक जाना, रुदाद सफ़र यानी सफ़र की कहानी। ठीक है। अब अगर हम गौर करने की बात करें तो लिखा है मुँह अंधेरे यानी सुबह का वो वक्त जब उजाला पूरी तरह नहीं फैला होता है। मैंने आपको बताया ना फजर से पहले का वक्त है। शायर ने इस लफ्ज़ को मतले और छठे शेर में बतौर काफिया इस्तेमाल किया है ना, सवेरे के वक्त को। ठीक है, अच्छा अंधेरे को, है ना। ठीक है, आगे बताते हैं। और उसे बिला तरतीब शब और शाम, शब या शाम दोनों रात के मुताजात के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। आगे लिखते हैं ख़ज़ा के बाद बहार भी ज़रूर आती है। यानी ख़ज़ा का मौसम होता है पतझड़ का, तो पतझड़ के मौसम के बाद बहार भी ज़रूर आती है। तो कहते हैं चौथे शेर में शायर ने शाखों पर जले हुए बसेरों का जिक्र करके ये नतीजा निकाला है कि अब फसलें गुल भी आने वाली है। देखिए दोनों बातें हो सकती हैं। ये बात भी हो सकती है कि भाई जब ख़ज़ा आ गई है तो अब बहार भी आएगी, और ये बात भी हो सकती है कि भाई बहार आ गई है तो अब ख़ज़ा भी आ चुकी है। ठीक है, दोनों बातें हम कर सकते हैं। आगे लिखा है ये गज़ल तक़सीम के बाद शायर की हिजरत के तजुर्बे की रोशनी में भी देखी जा सकती है। देखिए जो बात मैंने आपसे कही वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने भी बता दी। ठीक है। चलिए अब ये रहे आपके सवालात। तो सवालात जो है वो हम लोग क्या करेंगे, PDF में लिख के देखेंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। इसके बाद अमली काम में लिखा है हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिजरत के तजुर्बे के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो देखिए ये आपके पेपर में आएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको करवाना ज़रूरी नहीं समझा है, तो मैं ये सवाल नहीं करवाऊँगी। ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि भाई तक़सीम हिंद की बाद जो है बहुत सारे लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोग अपने अपनों से बिछड़ गए, है ना। क्यों? क्योंकि वो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह गए, है ना। हिजरत के दौरान सर्दी गर्मी बरसात हर तरह का मौसम उन्हें झेलना पड़ा, है ना। और फिर रास्ते में लुटेरे डाकू, है ना, इस तरह के लोगों को भी फेस करना पड़ा। तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है। ठीक है। चलिए तो इसके लिए तो आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कशन कर सकते हैं, आप अपने टीचर से भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब अगर हम सवाल जवाब की बात कर लें तो देखिए यहाँ पहला शेर लिखा है मतले में सुबह सवेरे खिलने वाले किन फूलों की तरफ इशारा किया गया है ना। तो कौन कौन से हैं, उसको किसके बराबर बताया, तो बताते हैं कि जो इशारा है वो महबूब की हसीन यादें हैं, है ना। कि सुबह सवेरे जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से सुबह सवेरे उठते के साथ सबसे पहले मुझे तुम्हारी यादें आती हैं,
है ना। तो कहते हैं कि आशिक ने रात रो रो कर गुजार दी, ठीक है। कुछ देर जब वो सो गया तो उसे क्या महबूबी ख्वाब में भी आया, है ना। और जब वो उठता है तो सुबह के वक्त सबसे पहले उसको किसकी याद आती है, महबूब की ही याद आती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है यादों के बुझे हुए सवेरों से क्या मुराद है। तो मैंने आपको भी बताया था कि यादों के बुझे हुए सवेरों से मतलब ये है कि वो चीज़ें जो भूल गई हैं, जो गुजर गई हैं बातें, वो सब क्या है उसे अब याद आ रही हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। लास्ट सवाल है ये इसका, यहाँ लिखते हैं रास्ते में डेरा जमा लेने से क्या मतलब है। तो कहते हैं इंसान जब मंजिल तक नहीं पहुँच पाता है तो वो रास्ते में ही कहीं क़याम कर लेता है ना। इसे क़याम करने को क्या कहा गया, डेरा जमा लेना, ठीक है। तो कहते हैं मुराद ये है कि जब तक बहुत ज़्यादा ना मिले तो कम पर ही आपको क्या कर लेना चाहिए, उस पर ही इस्तेफ़ादा कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने बहुत हाई एम करा है तो अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़े कम से काम चला लीजिए, है ना। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप कनात पसंद बन जाए, कनात पसंदी नहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन ये है कि हमें ज़िद और बहस करके अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।